वेलकम स्टूडेंट्स टू यंग माइंड्स केमिस्ट्री क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे राउल्ट्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल और हम लोग पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक का उन्नयन। तो हम लोग जानते हैं, ऐसे तो सब बात यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग जानते हैं ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ऐसा पढ़े थे कि जैसे कि अगर पानी है तो उसका मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है और उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल जैसे कि हम लोग चीनी या नमक हम लोग डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। वेपर प्रेशर लो हो जाने के कारण तो अब जो है वो बॉयल क्या करेगा, वो अब ज़्यादा टेम्परेचर पे करेगा। यानी कि वेपर प्रेशर जो है, जैसे कि आपका ये पानी है, इसमें पहले का आपका कुछ वेपर प्रेशर था, आप उसमें नमक या चीनी मिलाइएगा तो वेपर प्रेशर तो कम हो गया ना। बाहर का मान लीजिए 1 एटीएम प्रेशर है, इस एटीएम प्रेशर को अब मेकअप करने के लिए अब आपको ज़्यादा ताप लगेगा। तो हम लोग कहते हैं कि अब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वो अपनी भाषा में एक बार पढ़ के देख लेते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यही बात है कि वेपर प्रेशर उसका क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसी कारण से आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड बाय रेजिंग द टेम्परेचर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन बिकम्स हायर देन दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन विच सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। जो मैंने आपको समझाया कि जो पहले जिस टेम्परेचर पे आपका पानी या जो सॉल्यूशन आपका पहले सॉल्वेंट बॉयल होता था, अब क्या होता है कि नमक या चीनी या नॉन वोलेटाइल मिलाने के बाद वो अब उससे ज़्यादा ताप पर या ज़्यादा टेम्परेचर पर वो बॉयल होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम लोग इसे ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफ देखिएगा, ये ग्राफ जो है वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर ग्राफ है। टेम्परेचर आप देखिएगा यहाँ एक्स एक्सिस पे है और वेपर प्रेशर आपका वाई एक्सिस पे है। आप देखिएगा कि जो टीबी नॉट लिखा हुआ है, नॉट यानी कि वो आपका हो जाता है, वो आपका प्योर सॉल्वेंट का जो आपका प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है टीबी नॉट। और ये टीबी आप जो देख रहे हैं वो टीबी हो जाता है आपका कुछ मिलाने के बाद, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद जो आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है आप देख रहे हैं राइट साइड जा रहा है, यानी कि जो नॉन वोलेटाइल मिलाने के बाद जो टेम्परेचर आपका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो आपका रेड लाइन नज़र आ रहा है वो क्या है, आपको सॉल्वेंट का है, और ये सॉल्यूशन का देख रहे हैं ये ब्लू लाइन, ये सॉल्यूशन का है। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये क्या होता है, टेम्परेचर आपका इतना इंक्रीज़ किया है। तो इसी को हम लोग डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं, और यही डेल्टा टी आपका क्या होता है, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग क्या करते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट से, यानी कि जो आप यहाँ देख रहे हैं उससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन किया गया है, उसको डिफाइन किया गया द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक का बढ़ना। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट इज नोन एज इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक, नॉट लगा हुआ है, याद रखिएगा। और टीबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन, यानी कि विलियन का क्वथनांक, जब आप उसमें नॉन वोलेटाइल मिला देते हैं। ये जो आपका जो है ये डेल्टा टीबी वो किस पर डिपेंड करता है, आपका मोललता पे डिपेंड करता है ना, मोललता यानी कि मोलैलिटी पे आपका डिपेंड करता है। जब हम लोग प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका इक्वल टू आ जाएगा। तो इक्वल टू की जगह पे हम एक कांस्टेंट डाल देते हैं जिसको हम लोग के बी बोलते हैं। तो इसी के बी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन कांस्टेंट या मोलल इलेवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपका बताइए कि इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या आप बोल सकते हैं कि कौन सा है निम्न में से कौन सा है, तो आप उसको बोलिएगा कि इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसका एक नाम होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो हम लोग देखते हैं ये जो हम लोग अभी पढ़े हैं कि हम लोग क्या पढ़े हैं, इक्वेशन पढ़े हैं ना, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी और मोलैलिटी। ये मोलैलिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं W2/m2 डिवाइडेड बाय W1/1000। हम लोग क्या याद किए थे, याद करिएगा कि हम लोग क्या याद किए थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, उसी को हम लोग मोललता कहते हैं। तो उसी को हम लोग लिख दिए हैं कि n मोल्स क्या होता है, W2/m2, ये मोल्स हो गया सॉल्यूट का, ये हम लोग यहाँ लिख दिए n, और डिवाइडेड बाय हम लोग W1 कर देते थे, यानी कि सॉल्वेंट केजी में।
अब हम लोग ग्राम में अगर चाहिए तो उसको हम लोग डिवाइड कर दिए 1000 से, तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। और यही M का वैल्यू हम लोग TB में बैठा देते हैं, यानी कि वो हो जाता है KB इंटू 1000 इंटू W2 बाय M2 इंटू W1। और जो M2 का अगर हम लोगों को अगर बोला जाए, ज़्यादातर ये एग्जाम में यही आता है कि आप बताइए कि कितना मास होता है, तो M2 निकालने के लिए यानी कि मास ऑफ द सॉल्यूट, तो वो हो जाता है 1000 इंटू W2 इंटू KB डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू W1। ये आप जो लास्ट फार्मूला है इसे आप याद रखिएगा। डेरिवेशन तो मैंने आपको बता दिया। जो नेक्स्ट जो आपको पॉइंट आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी आपको याद रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। हिमांक का अवनमन, तो आप देख ही रहे हैं कि कोई भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालिएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। जब वेपर प्रेशर आपका कम हो जाएगा तो अब क्या होगा, तो आप अब जो है फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। नॉर्मल सी बात है कि आप वेपर प्रेशर आपका कम हो गया है ना, वेपर प्रेशर कम हो गया तो अब आपको क्या चाहिए, जो फ्रीजिंग पॉइंट तो पहले से ही कम रहता है ना, तो अब आपका क्या हो जाएगा, जो अब जो है आपका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर तो उसको और कम ही चाहिए था, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अब आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हैं कि वो बढ़ जाएगा। जस्ट अपोजिट आपका हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट का। तो कहने का मतलब है जब आप पानी में आप नमक डालिएगा तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है ना। जैसे कि पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे अब बर्फ़ बनता है ना, तो अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, और कम हो गया। मान लीजिए आप बोल सकते हैं अब इसको -1 डिग्री सेल्सियस पे अब बर्फ़ जमेगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जा रहा है, वो कम हो जा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जा रहा था, बढ़ जा रहा था। डिप्रेशन और अवनमन इसे याद रखिएगा, ठीक है। वो क्यों हो जा रहा है अगर पूछा जाता है आपसे, तो वही कारण है इसका कि वेपर प्रेशर आपका कम हो जाता है, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और उसके बाद फिर उसको वातावरण से या रूम टेम्परेचर से आप उसको मिलाते हैं, तब वो आपका क्या हो जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। किसके अनुसार, आप कंपेयर किससे करिएगा, बाहर का टेम्परेचर से। मान लीजिए आप अंटार्कटिका में है तो वहाँ -10 डिग्री सेल्सियस है, आप अपने शहर में है तो वहाँ 25 डिग्री सेल्सियस होगा, 27 डिग्री सेल्सियस होगा, या 20 डिग्री सेल्सियस होगा, इस तरीके से। तो आप बाहर के टेम्परेचर से आप कंपेयर करिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका ये डिप्रेशन हो रहा है। उसका एक एग्जांपल आपको, बहुत मस्त एग्जांपल हम आपको बताएंगे और वीडियो में उसका लिंक भी डाल देंगे। क्वेश्चन यह है कि आपका कि ठंडे देश में बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलती है और गर्म देश में बर्फ़ में नमक डालने से वो ज़्यादा देर तक ठंडी रहती है, तो इसका क्या कारण है, ये अपोजिट क्यों आ रहा है इस तरह का। तो वो एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो आप खैर आप यहाँ ग्राफ से समझने की कोशिश करिएगा। ग्राफ में देखिएगा कि आपका पहले का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो TF0 था, है ना, और जब आप उसमें नॉन वोलेटाइल डाल दिए तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया, वो TF हो गया। और दोनों का जो कितना घटा वो आप बोल सकते हैं डेल्टा TF से, है ना। तो आप इसको बोल सकते हैं ये आपका जो TF0 है वो लिक्विड सॉल्वेंट है, और उसके बाद TF जो देख रहे हैं वो है सॉल्यूशन, और दोनों के बीच का जो ग्राफ निकाल रहे हैं वो फ्रोजन सॉल्वेंट यानी कि हिमांकित विलयन हो जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट इन वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, है ना, वेपर प्रेशर डिक्रीज है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एंड नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू द सॉलिड सॉल्वेंट एट लो टेम्परेचर, दस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस। यही कारण है जो आपको बता दिए, मेन कारण वही है कि आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर मान लिया जाए कि आपका TF0 फ्रीजिंग पॉइंट है आपका प्योर सॉल्वेंट का, तो TF क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, जब उसमें कुछ आवासशील विलय जब उसमें घोल देते हैं तब डेल्टा TF क्या हो जाता है, TF0 - TF। इसी को हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, और भी इसका कुछ नाम होता है, यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए। चलिए हाँ, वो KF का मान होता है, ठीक है। KF का जो दूसरा नाम होता है वो हम लोग आएंगे थोड़ी देर में। तो फॉर डाइल्यूशन यानी कि आप देखते हैं कि डेल्टा TF जो है मोललता के समानुपाती होता है, यानी कि प्रोपोर्शन होता है, तो जो प्रोपोर्शन को हटाने के बाद KF एक टर्म आता है। इसी KF को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट, या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये याद रखिएगा, बिलियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट वाला था, क्रियोस्कोपिक आपका फ्रीजिंग पॉइंट वाला था। ये नाम याद रखिएगा, हिंदी में भी इसको क्रियोस्कोपिक ही बोलते हैं। KF का यहाँ पर यूनिट रखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। मोललता जो हम लोग पहले निकाल चुके थे, मोललता का जो डिराइवेशन किए थे वो आप देख ही सकते हैं, वो हम लोग KF का मान में यहाँ पर बैठा देंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बैठाए हैं। यहाँ देखिएगा डेल्टा TF = KF × W2 × 1000 डिवाइडेड बाय W1 × M2, इस तरीके से। और M2 का मान अगर निकालना है तो KF × W2 × 1000 डिवाइडेड बाय W1 × डेल्टा TF। बस डेल्टा TB और डेल्टा TF का अंतर है, बाकी सब आपका सेम है।
आइए एक ज़बरदस्त टॉपिक शुरू करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ओस्मोसिस। ये भी एक तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि एसपीएम क्या होता है या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। हिंदी में अगर कहा जाए तो अर्धपारगम्य झिल्लियाँ क्या होती है। तो बस नाम में ही सब कुछ लिखा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी कि उसका जिसको मन करेगा उसको पास होने देगा। मतलब ये तो मजाक कर रहे थे। आइए देखते हैं। मेम्ब्रेन फ्रॉम विच स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर कैन पास बट द पैसेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स लाइक सॉल्यूट के नॉट, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एसपीएम। यानी कि झिल्लियाँ जिससे कुछ विलायक जैसे जल के अणु गुजर सकते हैं पर विलय के बड़े अणुओं नहीं, ऐसे झिल्लियों को एसपीएम कहते हैं। इसका उदाहरण है आपका पिग्स ब्लैडर या पार्चमेंट पेपर आप बोल सकते हैं, या सुअर के ब्लैडर या पार्चमेंट पेपर आप बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग एसपीएम बोलते हैं, है ना। कुल मिला के बात है कि एसपीएम एक मान लीजिए झिल्ली है, इधर आपका बहुत सारे आपका सॉल्यूट भी मिला हुआ है, सॉल्वेंट भी मिला हुआ है। तो क्या करेगा, जनरली जो आपका सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल्स है वो आपका बहुत ही छोटा होता है, बहुत उसका अणु, तो वो क्या करेगा, इस अर्धपारगम्य झिल्ली से वो पार कर जाएगा, पीछे यहाँ पर सॉल्यूट रह जाएगा। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आप चाय का छलनी दे सकते हैं, जिसमें आपका चाय बाहर निकल जाता है और चायपत्ती ऊपर ही रह जाता है। तो वो आप एग्जाम्पल बोल सकते हैं। इसके अनुसार हम लोग समझेंगे कि ओस्मोसिस यानी कि परासरण क्या होता है। परासरण आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद है कि समझाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। आइए देखते हैं परिभाषा इसका। व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो थ्रू द एसपीएम फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन देन दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड ओस्मोसिस। आप देखिएगा कि जैसे आपको मैंने बताया कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल छोटा होता है तो वो एसपीएम से पार होकर सॉल्यूशन में चला जाएगा, और यही आपका प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चित्र बना हुआ है, यानी कि डायग्राम बना हुआ है। तो आप देखिए, समझने की कोशिश करेंगे कि देखिएगा कि यहाँ पर एक आपका बीकर है जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि सॉल्वेंट यानी कि ब्लू रंग का जो पानी है, और आप देख रहे हैं कि एक तरह का पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगा हुआ है एक फनल में, और उसमें है पहले से डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन। डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन है, तो आप देखिएगा कि जो पानी है इसका जो मूवमेंट क्या होगा, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उससे आपका पानी ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट आपका इधर है ना, वो ऊपर की ओर जाएगा। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं ओस्मोसिस। वाजिब सी बात है कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इसमें ज़्यादा है तो वो आपका शुगर में जाएगा। चलिए, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, आइए कुछ प्रेशर लगाते हैं हम लोग भी। ठीक है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड, है ना। The flow of solvent from its side to solution side across a semi-permeable membrane can be stopped if extra pressure is applied to the solution. This pressure that just stop the flow of solvent is called osmotic pressure of the solution. ये तो मैंने पढ़ दिया, समझाने की बात है ना। समझेंगे कैसे इसको, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग एक तरह का बीकर है, यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए हैं, इधर आपका सॉल्वेंट है, वो इधर जाना चाहता है। ठीक है, लेकिन आप चाहेंगे नहीं, हम नहीं जाने देंगे, तो क्या करिएगा, इधर एक प्रेशर लगाइएगा, आओ बाबू तुमको जाने नहीं देंगे हम। इधर से प्रेशर लगाए तो उल्टा आपका पानी जो है आपका फिर वापस जा रहा है, यानी कि या वापस जा रहा है, या आप बोल सकते हैं कि इस पानी को हम लोग इधर नहीं आने दे रहे हैं। कितनों एसपीएम लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पर कितनों पानी हो जाए, लेकिन हम इसको आने देंगे नहीं। कुछ प्रेशर लगा रहे हैं, जो प्रेशर हम लोग लगा रहे हैं ताकि सॉल्वेंट आपका इधर नहीं आए या रुक जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, और हम लोग उसको पाई से डिनोट करते हैं। आइए चीज़ से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिएगा कि दो तरह का बीकर है, बीच में आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, इधर शुगर सॉल्यूशन है, इधर आपका सॉल्वेंट है। आप देख रहे हैं कि पिस्टन का प्रेशर हम लोग लगाएंगे, है ना। सॉल्वेंट का फ्लो आप देख रहे हैं कि इधर आपका जाने वाला है, ये पिस्टन का जो प्रेशर है, ये जो पिस्टन देख रहे हैं यहाँ पर पाई लगा हुआ है ना, यहाँ पर कुछ हम लोग प्रेशर डालेंगे, ऐसा प्रेशर डालेंगे कि जो सॉल्वेंट है आपका फ्लो उसका रुक जाए। तो यही प्रेशर को हम लोग बोलते हैं आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कहा गया है ना, ऐसे आधा बात लिखा हुआ रहता है, लेकिन आपको समझ जाना है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, है ना, यही बात है। तो यानी कि विलायक के अणु हमेशा विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर सांद्रता मान लीजिए आपका सॉल्यूट का ज़्यादा है और सॉल्वेंट का कम है, तो सॉल्वेंट क्या करेगा, जहाँ से कम है वहाँ पर चल जाता है, यही वाला बात है। यानी कि आप छोटी सी बात है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपका एक तरह का बीकर है, यहाँ पर लिए हुए हैं, यहाँ पर आपका चीनी का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहाँ पर आपका पानी भरा हुआ है, तो पानी कहाँ जाएगा, एसपीएम अगर लगा हुआ तो पानी इधर से इधर चला जाएगा, चीनी तो नहीं ना आएगा जी, वो तो सॉल्यूट है, पार तो होगा ही नहीं एसपीएम से, यही वाली बात है। तो यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन,
इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन क्या, सॉल्यूट का लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पर सॉल्यूट तो है ही नहीं, या लोअर कंसंट्रेशन है, तो ये लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाता है, तो यही कहने का मतलब है। ठीक है, इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, बात सही है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो अडैप्टिव प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम एट टेम्परेचर टी। कैपिटल एम क्या होता है, ये आपका मोलरता होता है। आप मोलरता नहीं भी ध्यान रखिएगा तो कंसंट्रेशन तो ध्यान रखिएगा ही रखिएगा, है ना, सांद्रता, कोई भी चीज़ हो, मोलरता हो मोलरता हो, तो जनरली आपका सी यहाँ देखिएगा बुक में लिखा हुआ रहता है। प्रोपोर्शन हटाइएगा तो हो जाएगा आपका पाई इक्वल टू एम आर टी यानी कि सी आर टी, आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ हम लोग पाई को हम लोग मोलरता को यानी मोलैरिटी को हम लोग उसको खोल दिए हैं, यानी फॉर्मूला उसका लिख दिए N2/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 लीटर या वॉल्यूम आप बोल सकते हैं, तो ये हम लोग लिख दिए। ठीक है, और अगर मोल्स को अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो मोल्स को भी आप ब्रेक करके एक फाइनल फार्मूला आप मास का निकाल सकते हैं। तो देखिएगा कि हम लोग मोल्स को भी ब्रेक कर दिए, W2/M2 लिख दिए। पूरा का जो फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा तो फाइनल आपका आ जाएगा पाई V इक्वल टू WRT/M2। अगर M2 आपको निकालना होगा ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से तो आप लिख सकते हैं M2 इक्वल टू W2RT/πB। दो फार्मूला हम लोग यूज़ किए हैं, एक मोलरता का और एक नंबर ऑफ मोल्स का। इसी दोनों फार्मूला हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं, इसी दोनों फार्मूला को इसमें लगा दिए। तो अब सॉल्यूशन से रिलेटेड है, हम लोग देखेंगे कि आइसोटोनिक हाइपोटोनिक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि समपराशरी विलयन क्या होता है। समपराशरी विलयन यानी कि टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि दोनों तरफ जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा दोनों सेम रहेगा, ना इधर से कुछ उधर जाएगा ना उधर से कोई चीज़ इधर आएगा। यानी कि अगर इधर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखा हुआ है, इधर भी एक कंसंट्रेशन ए है, इधर भी एक कंसंट्रेशन बी है, दोनों में आपका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा रहेगा कि ना ए वाला इधर आएगा ना बी वाला उधर जाएगा। तो इस तरह का हम लोग बोल सकते हैं, इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कोई चेंज आपका इसमें नहीं होगा। तो आप इसमें इसका एग्जांपल देख सकते हैं, नॉर्मल सेलाइज सॉल्यूशन यानी कि सामान्य लवण विलयन, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेल इक्विवेलेंट टू 0.9 NaCl सॉल्यूशन। कोशिका मतलब अगर आपका उसका सांद्रता रहता है 0.9% NaCl तो आप उसको बोल सकते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल। जनरली आप नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन याद रखिएगा, वो बेहतर है। आइए देखते हैं हाइपरटोनिक या अति पराशरी। हाइपर से याद रहेगा आपको हमेशा प्रेशर ऊपर चल जाता है, खैर यहाँ प्रेशर की बात नहीं है, बात है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो सेल से समझने की कोशिश करेंगे। इफ वी प्लेस द सेल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% NaCl, है ना, अगर कोई सेल है उसको हम लोग 0.9% NaCl से ज़्यादा कंसंट्रेशन में उसको डाल दिए तो वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल एंड दे वुड श्रिंक, और सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। तो सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आप इसको सेल से समझें, हम आपको किशमिश या काजू से समझाते हैं। कहने का मतलब है कि हम आपको समझाएंगे, जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि आप ये इसमें इस तरह का कि इसमें एक सॉल्यूशन है जिसमें आप बोल सकते हैं कि NaCl जो है आपका सांद्रता बहुत ज़्यादा है ना, बहुत सारा इसमें आपका नमक है। तो आप इसमें क्या किए, आप इसमें किशमिश डाल दिए, ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि आप इसमें अंगूर डाल दिए। चलिए अंगूर डाल दिए, किशमिश नहीं डालिएगा तो गलत हो जाएगा। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। ये से बीकर है, आप इसमें कंसंट्रेशन है आपका नमक का, इसमें हम लोग अंगूर डाल दिए हैं। अंगूर में ढेर सारा पानी है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि सॉल्यूट की मात्रा बीकर में ज़्यादा है, यानी कि नमक इसमें ज़्यादा है। तो क्या होगा, नमक इसमें ज़्यादा है यानी कि पानी कम है, तो पानी जो है अंगूर से बाहर निकल के नमक में चला जाएगा, ऐसा आप बोल सकते हैं, है ना। तो इसी को, और जब पानी निकल जाएगा अंगूर से तो वो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, तो वो बन जाएगा किशमिश। तो याद रखिएगा, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप अंगूर डालते हैं तो वो किशमिश बन जाता है, इसे यानी कि सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ना यानी कि आप बोल सकते हैं इसमें श्रिंक करना, वो किसकी प्रक्रिया है, यानी कि किसमें आपका कंक्लूजन आता है, वो आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, यानी कि अति पराशरी विलयन में। अब देखते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। वो जस्ट अपोजिट होता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। हाइपोटोनिक समझने की कोशिश करेंगे। हाइपोटोनिक में याद रखिएगा, हाइपोटोनिक में हम लोग अंगूर लिए थे, किशमिश बना दिए थे। अब हम लोग इसमें उल्टा करेंगे, पहले समझ ही जाते हैं। जैसे कि ये बीकर है आपका, ठीक है, अगर उसमें हम लोग किशमिश रख दिए। अब आप किशमिश रखें हैं, इसमें मतलब पानी तो है ही नहीं किशमिश में, तो इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है। अगर हम लोग पानी में इसको डुबा देते हैं तो क्या होता है, सुबह में हम लोग देखते हैं कि सब पानी जो है ज़्यादातर मात्रा में आपका क्या हुआ, किशमिश में घुस जाता है अंदर, और वो फूल के बड़ा हो जाता है। यानी कि आप उसमें बोल सकते हैं कि अंग्रेजी में कि ये फ्लैसिड हो जाता है, यानी कि फूल जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें आपका सॉल्यूट की मात्रा कम रहती है। तो आगे समझने की कोशिश करते हैं कोशिका से। इफ़ वी प्लेस सेल इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस देन 0.9% NaCl, द वाटर विल फ्लो इनटू द सेल एंड दे वुड स्वेल, यानी कि वो फूल जाएगा। सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
हिंदी में आप उसको पढ़ लीजिएगा, हिंदी में तो अभी बोल ही रहे हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, यानी कि प्रतिलोम प्रसारण क्या होता है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। इफ ए प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, देन प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। तो अब देखिएगा क्या है, यदि प्रसारण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो शुद्ध विलायक अब अर्धपरागमय झिल्ली के माध्यम से विलयन में से परागमन करता है। यह परिघटना प्रतिलोम प्रसारण कहलाती है। यह एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि आरओ, जो हम लोग बोलते हैं कि अरे बाबू पानी साफ करना है, पानी अच्छा नहीं लग रहा पीने में, तो आरओ लगा दो। आरओ क्या है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस ही बोला जाता है, जिसमें आपको क्या करता है, आप देखिएगा यहाँ पर कि जैसे कि यहाँ लवणीय विलयन है, यहाँ पर आप देखें लवणीय विलयन का मतलब यहाँ पर आपका क्या है, सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, और यहाँ पर आपका क्या है, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है ना। तो होना क्या चाहिए, ये एसपीएम में पानी जो इधर से इधर जाना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पिस्टन लगा दिए हैं किधर, इसकी इधर हम लोग इतना प्रेशर डालते हैं, ज़बरदस्त वाला इतना प्रेशर डालते हैं कि जो शुद्ध जल इधर आ रहा है उसका प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं। ये बात, तो इतना प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है, शुद्ध पानी यहाँ पिचिक से बाहर निकल जाता है। यह आप कह सकते हैं पानी अब यहाँ से आउटलेट हो रहा है ना। यही चीज़ होता है आपका। तो प्रेशर जो है हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा डाल देते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि P ग्रेटर देन पाई, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हम लोग पिस्टन में डाल देते हैं, ताकि जो सॉल्ट वाटर से वाटर आपका एसपीएम से बाहर निकल जाए और हम लोग को शुद्ध पानी मिले। तो यही होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि प्रतिलोम प्रसारण। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो तो समाप्त हो गया, यानी कि सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर का। उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।